नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की आज की क्लास में हम कल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज इसके पार्ट 2 को करने जा रहे हैं, जिसमें कल हमारा पार्ट था भारतीय विदेश नीति, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, और भारतीय विदेश नीति की क्लास 2 हम करने जा रहे हैं। उसमें हम देखेंगे भारतीय विदेश नीति के जो नए आयाम हैं, नए डायमेंशन हैं, जो बेसिकली कहीं ना कहीं भारतीय विदेश नीति के निर्माण में अपनी अहम भूमिका अदा कर रही है। तो वो जो आपके हैं वो शॉर्ट फॉर्म में आपके मेंस में भी आ सकते हैं और प्री में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि कहां कहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है। जैसे आपसे पूछे कि हमारी विदेश नीति में ट्रैक 1 डिप्लोमेसी क्या है, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी क्या है। फिर आपसे पूछे कि ट्रैक 2 डिप्लोमेसी क्या है, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी क्या है। फिर आपसे पूछे कि ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी क्या है, ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी क्या है। 3 पॉइंट तो आपसे ये पूछे। उसके बाद आपसे पूछी कि लुक ईस्ट पॉलिसी से आप क्या समझते हैं, लुक ईस्ट पॉलिसी से आप क्या समझते हैं। एक आपसे पूछी कि गुजराल डॉक्ट्रिन क्या है, गुजराल डॉक्ट्रिन क्या है, गुजराल सिद्धांत क्या है। एक आपसे पूछी कि कृष्णा डॉक्ट्रिन क्या है, कृष्णा डॉक्ट्रिन क्या है, कृष्णा डॉक्ट्रिन क्या है। फिर आपसे पूछी कृष्णा डॉक्ट्रिन के बाद आपसे पूछी नेबरहुड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है, पहले पड़ोस की नीति क्या है। इसी को हम कहते हैं पहले पड़ोस की नीति क्या है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है। इसी प्रकार से आपसे पूछी कि कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी क्या है, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी क्या है। एक आपसे पूछी कि पैरा डिप्लोमेसी क्या है, पैरा डिप्लोमेसी क्या है। एक आपसे पूछी कि लुक वेस्ट पॉलिसी क्या है, भारतीय विदेश नीति में लुक वेस्ट पॉलिसी क्या है। एक आपसे पूछे इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर ही, वो आपसे है कि सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी क्या है, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी क्या है। तो ये डिप्लोमेसी के मैंने जो देखे हैं पिछले 10 साल में यूपीएससी में यहां से कोई ना कोई प्रश्न आपका बन रहा है। एक आपका सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के बाद में पैरा डिप्लोमेसी, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, और एक आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आपसे ये पूछी नॉन अलाइन 2.0 क्या है, नॉन अलाइन 2.0 क्या है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो और एक जो लेटेस्ट पॉलिसी में बल दिया जा रहा है वो है विदेश नीति में ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी क्या है, ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी क्या है, ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी क्या है। और एक जो है हम अलग से पढ़ेंगे पूरा टॉपिक, जिसका नाम होगा इंडो पैसिफिक पॉलिसी, इंडो पैसिफिक डिप्लोमेसी क्या है। इसको मैं एक अलग टॉपिक में लूंगा ताकि आपको बहुत बेहतर तरीके से इसको समझा सकूं। तो ध्यान रखना, आपसे पूछे कि भारतीय विदेश नीति के विकास के क्रम को समझाइए, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख आयाम क्या है, या भारतीय विदेश नीति में कुछ परिवर्तित नीतियों की चर्चा कीजिए।
इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे, जहां तक मेरा मानना है ऐसा क्वेश्चन इंडिविजुअल आएगा। जैसे ट्रैक 1 डिप्लोमेसी से आप क्या समझते हैं, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी से आप क्या समझते हैं, ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी क्या है, लुक ईस्ट पॉलिसी से आप क्या समझते हैं, इसके क्या परिणाम हुए। इसी प्रकार से गुजराल डॉक्ट्रिन क्या है, गुजराल सिद्धांत क्या है। इसी प्रकार नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है, पहले पड़ोस की नीति क्या है, जो वर्तमान की हमारी मोदी सरकार की नीति है। इसी प्रकार कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी क्या है, मतलब मध्य एशियाई देशों के साथ संबंधों को स्थापित करने के लिए अपनाई गई नीति। इसी प्रकार पैरा डिप्लोमेसी क्या है, ये भी बहुत चर्चा में चल रहा है, तो यहां से भी आपको एग्जाम में आपके प्री के पॉइंट से भी क्वेश्चन आ सकता है। लुक वेस्ट पॉलिसी क्या है, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी क्या है, इंडो पैसिफिक डिप्लोमेसी क्या है, नॉन अलाइनमेंट 2.0 क्या है, और ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी क्या है, ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी क्या है। इस टाइप से आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 पॉलिसीज को आपको स्पेशली तैयार करना है, 14 पॉलिसीज को आपको तैयार करना। अब हम एक एक पॉलिसीज को देखें कि किस पॉलिसी का अर्थ क्या होगा, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। जैसे सबसे पहले मैंने लिया आपके पास और आपसे ये पूछी कि ट्रैक 1 डिप्लोमेसी क्या है, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी क्या है, आपसे पूछी कि ट्रैक 1 डिप्लोमेसी क्या है, तो उसका उत्तर क्या होगा, जब दो देशों के मध्य बेहतर संबंधों को स्थापित करने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयासों को बेहतर किया जाता है, तो इसे ट्रैक 1 डिप्लोमेसी कहा जाता है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की यात्रा की, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की, तो ये किस में आएगा, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी के अंदर। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या होगा ट्रैक 1 डिप्लोमेसी में, तो उत्तर होगा दो देशों के मध्य संबंधों को, दो देशों के मध्य संबंधों को बेहतर करने के लिए, दो देशों के मध्य संबंधों को बेहतर करने के लिए सरकार स्तर की वार्ता, सरकार के स्तर की वार्ता को ट्रैक 1 डिप्लोमेसी कहा जाता है। तब आप कहेंगे इस ट्रैक 1 डिप्लोमेसी में क्या क्या आएगा, तो ध्यान रखना ट्रैक 1 डिप्लोमेसी में, जैसे अगर भारतीय प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आपस में बातचीत करें, तो ये कहलाएगा ट्रैक 1 डिप्लोमेसी। जैसे आप मान लीजिए रूस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री आपस में बातचीत करें, तो ये भी ट्रैक 1 डिप्लोमेसी का पार्ट होगा। या फिर अमेरिकी विदेश मंत्री और भारतीय विदेश मंत्री, मतलब विदेश मंत्री स्तर की जो वार्ता होगी वो भी ट्रैक 1 में आएगी। और इसके आगे अगर मैं कहूं भारत सचिव और मान लीजिए बांग्लादेश का विदेश सचिव आपस में वार्ता करे, तो ये पार्ट भी जो है बेसिकली आपका ट्रैक 1 डिप्लोमेसी में आएगा। तो वापस में रिपीट कर देता हूं, जब दो देशों के मध्य बेहतर संबंधों को स्थापित करने के लिए सरकार के मध्य वार्ता को तेज किया जाए, मजबूत किया जाए और उच्च स्तरीय बनाया जाए, तो इस प्रकार की रणनीति को या विदेश नीति में इस प्रकार की कूटनीति को ट्रैक 1 डिप्लोमेसी कहा जाता है। आरंभ में दो देशों के मध्य लंबे समय तक इसी रणनीति पर बल दिया गया, जब एक देश के राष्ट्रपति ने या प्रधानमंत्री ने दूसरे देश के प्रधानमंत्री के साथ वार्ता की। ये आज भी ये रणनीति चल रही है। इसके साथ साथ आप ध्यान रखना, जैसे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ मिलते हैं, तो ये भी ट्रैक 1 डिप्लोमेसी का पार्ट होगा। और भारत ने अपनी विदेश नीति को मजबूत बनाने में निश्चित रूप से ट्रैक 1 डिप्लोमेसी का बहुत अधिक सहारा लिया है।
और ट्रैक 1 डिप्लोमेसी ने भारतीय विदेश नीति को मजबूत करने में निश्चित रूप से अहम भूमिका अदा की है। तो पहला पॉइंट जो मैंने कहा वो था आपका ट्रैक 1 डिप्लोमेसी। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी क्या है? अब इसके आगे बढ़े और दूसरा देखें तो दूसरा पॉइंट जो होगा आपके पास, सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड पॉइंट आपके पास आएगा और वो होगा ट्रैक 2 डिप्लोमेसी क्या है। आपसे पूछी कि ट्रैक 2 डिप्लोमेसी क्या है, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी क्या है, तब इसका उत्तर क्या होगा? ट्रैक 2 में क्या होगा? जब दो देशों के मध्य संबंधों को बेहतर एवं टिकाऊ बनाने के लिए मतलब लंबे समय तक वो संबंध रहे, जब दो देशों के मध्य संबंधों को बेहतर और टिकाऊ बनाने के लिए जनता के साथ जोड़ने के प्रयास किए जाते हैं, जनता को जनता के साथ जोड़ने के प्रयास किए जाते हैं, जनता को जनता के साथ जोड़ने के प्रयास किए जाते हैं, तो इसे हम ट्रैक 2 डिप्लोमेसी कहा जाता है। भारत में ट्रैक 2 डिप्लोमेसी का सर्वाधिक श्रेय जो है वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री या मैं कहूं स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है, जिन्होंने ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के माध्यम से भारत के विभिन्न देशों के साथ संबंध मजबूत करने में अहम रोल अदा किया। इस क्रम में पाकिस्तान की जो पहली बस से माध्यम से यात्रा की थी वो अटल जी थे। अटल जी ने सांस्कृतिक संबंधों पर बल दिया, इसलिए ट्रैक 2 डिप्लोमेसी को कल्चरल डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। सांस्कृतिक संबंध, जैसे आज भारत हर देश में भारत महोत्सव का आयोजन कर रहा है ताकि वो भारतीय संस्कृति को बहुत बेहतर तरीके से समझ सके। ये ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के बहुत सारे डायमेंशंस है, जैसे स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी, खेलों के माध्यम से संबंधों को बेहतर करना, कल्चरल डिप्लोमेसी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से संबंधों को बेहतर करना, ट्रांसपोर्टेशन डिप्लोमेसी, परिवहन के साधनों को लगाकर जनता को जनता के साथ जोड़ने का प्रयास, जैसे समझौता एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, ये सब के सब प्रयास जो है किसमें आएंगे? ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के अंदर। जैसे हाल ही में भारत ने मालदीव की कोविड-19 के रूप में मदद की है। भारत ने अमेरिका को बहुत सारी दवाइयां बेचकर जो मदद की है वो किसमें आएगी? ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के अंदर, ताकि मेडिकल डिप्लोमेसी के तहत जनता को जनता के साथ जोड़ सके और दोनों देशों के संबंध भी बहुत बेहतर हो सके। तो ये सब जो है इसमें आएगा ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के अंदर। ये संबंधों को बेहतर करने का सबसे नवीनतम तरीका है जो भारत सरकार अपना रही है। तो इसके आगे बढ़े, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, और उसके बाद में एक क्वेश्चन आपके पास में आए कि ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी क्या है? ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी क्या है? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे कि ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी क्या है, तो ध्यान रखना इसमें दो स्तर एक साथ चलेंगे। मतलब ट्रैक 1 और ट्रैक 2 को एक साथ मिला दिया जाए तो होगा ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी, अर्थात सरकार स्तर पर वार्ता लगातार जारी रखी जाए। सरकार के स्तर पर दो देशों के मध्य संबंधों को बेहतर करने के लिए सरकार को सरकार के साथ जोड़ा जाए और उसी समय जनता को जनता के साथ जोड़ने का प्रयास ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी के तहत आता है। जनता को जनता के साथ जोड़ने का प्रयास जो है वो ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी के अंतर्गत आता है। तो ये आपका था ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी। भारत सरकार वर्तमान में कई देशों के साथ सरकारी स्तर की वार्ताओं के साथ साथ बहुत बड़े स्तर पर
जनता को जनता के साथ जोड़ने का प्रयास भी उसी समय कर रही है। जैसा हम देख सकते हैं भारत मालदीव के बीच में, भारत सिंगापुर के मध्य, भारत जापान के मध्य इस प्रकार के प्रयास बहुत तेज गति से किए जा रहे हैं ताकि सरकारी स्तर की वार्ताएं भी चलती रहे और जनता को जनता के साथ जोड़ने के प्रयास भी तेज गति से आगे बढ़ते रहे। और ध्यान रखना, जब जनता जनता के साथ जुड़ती है तो संबंध बहुत लंबे समय तक होते हैं। क्यों? क्योंकि फिर सरकारें चाहे किसी की हो, जब जनता जनता के साथ जुड़ती है, जैसे आप देखो भारत और नेपाल में सरकारों के स्तर पे मतभेद है लेकिन जनता के स्तर मतभेद नहीं है, इसलिए भारत नेपाल संबंध दुनिया में संबंधों की एक बेहतरीन मिसाल मानी जाती है। इसी प्रकार भारत भूटान संबंध भी, तो इसको हम और बेहतर तरीके से करने का प्रयास करेंगे। और डिटेल आप देख सकते हो, मेरा एक पहला वीडियो था उसके अंदर मैंने सब चीजें बताई थी। अब उसके आगे बढ़े, ट्रैक 1, ट्रैक 1.5, उसके बाद आपसे पूछे कि भारतीय विदेश नीति में लुक ईस्ट पॉलिसी से आप क्या समझते हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछे, ये भारत और भारत के पूरब में ये आपका इंडो चाइना है, ये इंडो चाइना है, तो यहां से हम कह रहे हैं ये हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी है, लुक ईस्ट पॉलिसी है। अब यहां पर आप लोग ध्यान रखना कि जो हमारा ईस्ट है उस ईस्ट में कौन कौन से पार्ट आएंगे। एक तो आप देख रहे हो यहां पर ये पूरा का पूरा आसियान, आसियान हम पढ़ चुके हैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। उसके बाद यहां से आप आगे बढ़ोगे तो ये चाइना और यहां पर ये पार्ट होगा किसका, जापान का, ये पार्ट होगा जापान का। तो आप लोग ध्यान रखना कि ये जो है यहां पर अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो ये जापान मैंने यहां पे लिखा। तो आप लोग देखिए लुक ईस्ट, भारत के ईस्ट में ये लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है। तो सबसे पहले आप ये कहोगे कि लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है, तो कहेंगे ये भारतीय विदेश नीति का हिस्सा है, ये भारतीय विदेश नीति का हिस्सा है। दिस इज द पार्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ये भारतीय विदेश नीति का हिस्सा है जिसके अंतर्गत भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एवं ईस्ट एशिया के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए अपनी कूटनीति अपनाई। इसी को लुक ईस्ट पॉलिसी कहते हैं। तो वापस देखो, भारतीय विदेश नीति का हिस्सा है जिसके अंतर्गत भारत सरकार ने दक्षिण पूर्वी एशिया, और आप लोगों को पता है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में आसियान के 10 देश आते हैं। कौन कौन से? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस। इन देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने जिस नीति को अपनाया उसे लुक ईस्ट पॉलिसी कहा जाता है। वापस में रिपीट कर रहा हूं, वैसे हम लुक ईस्ट पॉलिसी में स्पेशली दक्षिण पूर्वी एशिया को लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये भी ब्रॉड डायमेंशन है। इसमें लुक ईस्ट दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया, इन दोनों को लेंगे। इसको आपसे पूछे कि लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है, लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है, तो उत्तर क्या होगा? भारत सरकार, ये भारतीय विदेश नीति का हिस्सा है जिसके अंतर्गत भारत सरकार ने दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए 1990 के दशक में जो रणनीति अपनाई उसे लुक ईस्ट पॉलिसी कहते हैं। इसी को हम कहते हैं हिंदी में, इसी को हिंदी में कहते हैं पूरब की ओर देखो नीति, पूरब की ओर देखो नीति। और कब अपनाई थी? 1990 के दशक में, मतलब 1992 से ये पॉलिसी स्टार्ट होती है। और किन देशों के साथ? तो आसियान मतलब दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देश और प्लस जापान, चाइना और साउथ कोरिया
के संदर्भ में संबंध बेहतर करने के लिए भारत सरकार ने जो नीति अपनाई है उसी को कहते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी। ये लुक ईस्ट पॉलिसी लगभग आज की 28 साल पहले अपनाई गई थी। जब मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार ने इस नीति को और बेहतर एडवांस करने के लिए नाम दिया एक्ट विथ आसियान या एक्ट विथ ईस्ट। क्या नाम दिया? एक्ट विथ ईस्ट का नाम दिया है। एक्ट विथ ईस्ट क्या है? आपसे पूछ ले कि एक्ट विथ ईस्ट क्या है तो आप उत्तर देंगे एक्ट विथ ईस्ट भी भारतीय विदेश नीति का ही भाग है जो लुक ईस्ट पॉलिसी का प्रमोटेड रूप है। इसके अंतर्गत भारत सरकार ने दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया के साथ उच्च संपर्कता, हाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए और बेहतर संबंधों को स्थापित करने के लिए इस नीति को अपनाया है। तो आप देखिए एक्ट विथ ईस्ट, और एक्ट विथ ईस्ट का महत्व तब और अधिक बढ़ जाता है जब भारत ने सार्क की तुलना में किस संगठन को ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया है? बिम्स्टेक को। क्योंकि दक्षिण पूर्वी एशिया के दो देश इस साइड में है, म्यांमार और थाईलैंड जो है वो बिम्स्टेक में है। साथ ही साथ अगर बिम्स्टेक बेहतर होगा तो आसियान भी बेहतर होगा। अगर आसियान के साथ बेहतर संबंध स्थापित होते हैं तो हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट विथ ईस्ट दोनों ही बेहतर होने की संभावना होगी। तो ये भी आप यहां पर इसको ध्यान रखें, लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है। उसके बाद हम आगे बढ़े। आगे बढ़े हम ये 2+2 भी हम करेंगे इसमें, तो ये आपका हो गया। उसके बाद हम देखें गुजराल डॉक्ट्रिन क्या है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गुजराल डॉक्ट्रिन से आप क्या समझते हैं। तो मैंने यहां पर सबसे पहले आपके सामने लिखा गुजराल सिद्धांत क्या है। गुजराल सिद्धांत क्या है, गुजराल डॉक्ट्रिन क्या है, गुजराल सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि यह गुजराल सिद्धांत किसने दिया। तो गुजराल सिद्धांत जो है इसके प्रतिपादक जो हैं, मतलब किसने इसका इनोवेशन किया, तो वे थे इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल ने यह सिद्धांत दिया। इंद्र कुमार गुजराल, आपके दिमाग में होगा सर इंद्र कुमार गुजराल किस भारत के किस प्रांत से थे? उत्तर होगा पंजाब से थे। इंद्र कुमार गुजराल भारत के किस पद पे रहे? तो इंद्र कुमार गुजराल भारत के विदेश मंत्री रहे और उनका विदेश मंत्री कार्यकाल काफी अच्छा माना जाता है और वे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, एक्स पीएम ऑफ इंडिया। लेकिन इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो बेसिकली इनके विदेश मंत्री के तौर पे ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो यहां पर 1990 के दशक में 1996 के अंदर भारत के पूर्व विदेश मंत्री एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत को गुजराल सिद्धांत कहते हैं। अगर एकदम शॉर्ट क्वेश्चन हो तब वहां पर सीधा लिखने का प्रयास करना कि गुजराल सिद्धांत क्या है। तो पहले बताओगे ये भारतीय विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। भारतीय विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सबसे पहले पूछे आपसे एकदम शॉर्ट फॉर्म में क्या है, तो ये भारतीय विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो इंद्र कुमार गुजराल ब्रैकेट में पूर्व विदेश मंत्री के द्वारा 1996 में प्रस्तुत किया गया। अब होगा कि यह सिद्धांत जो है, जिस इंद्र कुमार गुजराल सिद्धांत की हमने बात की, ये इंद्र कुमार गुजराल सिद्धांत जो है ये सिद्धांत किस बात पर बल देता है? इंद्र कुमार गुजराल का जो सिद्धांत है, गुजराल सिद्धांत जिसको हम कहते हैं, वो सिद्धांत किस बात पर बल देता है? तो ध्यान रखना, सबसे पहले गुजराल सिद्धांत क्या है।
भारत के पूर्व विदेश मंत्री एवं प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत, जो भारतीय विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, के अनुसार अब इसकी सिद्धांत के प्रमुख बिंदु क्या है, तो उसमें आपको ये 4 पॉइंट स्पेशली याद रखने हैं। 1, 2, 3 और 4। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसमें 5 बिंदु आएंगे इसमें, तो ये मैंने यहां कर दिया, ये आपका 5वां बिंदु। भारतीय विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसके 5 बिंदु आपके सामने होंगे। पहला होगा नंबर 1, विश्वास। पहला विश्वास, आप इन कीवर्ड से याद रखोगे। पहला बिंदु मैंने क्या बताया, विश्वास। नंबर 2 जो होगा, नंबर 2 प्रांत। नंबर 2 जो है प्रांत। नंबर 3 जो है आंतरिक मामले। नंबर 3 आंतरिक मामले। नंबर 4 जो होगा, नंबर 4 जो है, नंबर 4 जो बिंदु आपका होगा वो होगा कि द्विपक्षीय विवाद जो है, द्विपक्षीय विवाद। और 5वां जो है राष्ट्रीय पहचान। राष्ट्रीय पहचान, ये 5 बिंदु आप ध्यान में रखोगे। देखो, जब भी हमें कोई नीति याद करनी हो तो सबसे पहले उसके कीवर्ड्स को याद रखना बहुत जरूरी है। और यहां पर जो कीवर्ड्स है, नंबर 1 विश्वास, नंबर 2 प्रांत, नंबर 3 आंतरिक मामले, नंबर 4 द्विपक्षीय विवाद और नंबर 5 राष्ट्रीय पहचान। अब आप कहोगे सर क्या है ये भारतीय विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसके अंतर्गत नंबर 1 विश्वास। पहली बात तो यह किसके संदर्भ में है, भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में। लेकिन यह गुजराल सिद्धांत भारतीय विदेश नीति का तो सिद्धांत है, लेकिन किसके संदर्भ में बात कर रहा है, तो यह कह रहा है दक्षिण एशिया के बारे में। दक्षिण एशिया में स्थित भारत के पड़ोसी देशों के लिए, मतलब ये सिद्धांत स्पेशली किस देश के पड़ोसी देश के लिए, भारत के पड़ोसी देशों के लिए। और भारत के पड़ोसी देश कौन से, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, ये दक्षिण एशिया में आते हैं। तो पहला पॉइंट विश्वास है। विश्वास का मतलब क्या होगा, भारत अपने दक्षिण एशियाई देशों के साथ, दक्षिण एशिया में स्थित अपने पड़ोसी देशों के साथ परस्पर विश्वास के साथ आदान प्रदान करेगा। मतलब जो भी लेन देन होगा, जो भी द्विपक्षीय व्यापार होगा, वो परस्पर विश्वास के साथ होगा। परस्पर विश्वास के साथ आदान प्रदान करेगा, परंतु अपनी तरफ से कोई मांग नहीं रखेगा, क्योंकि भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। और भारत को अगर अपने पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए उसे गुजराल सिद्धांत के तहत नंबर 1 वो परस्पर जो भी लेन देन करेगा वो परस्पर विश्वास के साथ आदान प्रदान करेगा एवं उसमें अपनी तरफ से कोई मांग नहीं रखेगा, क्योंकि अपनी तरफ से भारत कोई मांग रखेगा तो उस मांग को संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा। इसलिए पहली बात तो यहां पर परस्पर विश्वास के साथ आदान प्रदान होना चाहिए। ये किसने कहा, इंद्र कुमार गुजराल ने। दूसरा, यहां पर दूसरा पॉइंट जो है वो है प्रांत। यहां प्रांत को आप पूरा सुनिए, इसका मतलब क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार दक्षिण एशिया में स्थित कोई भी पड़ोसी देश अपने किसी प्रांत का इस्तेमाल, अपने किसी प्रांत का इस्तेमाल दूसरे देश के किसी प्रांत के खिलाफ नहीं करेगा। एग्जाम्पल दीजिए, जैसे भारत के दक्षिण में तमिलनाडु है, तो भारत अपने तमिलनाडु प्रांत का उपयोग श्रीलंका के जाफना प्रांत के खिलाफ नहीं करेगा।
या श्रीलंका का जाफना भारत के तमिलनाडु के खिलाफ किसी प्रकार की कोई ऐसी गतिविधि को प्रोत्साहित नहीं करेगा जो उस देश की एकता और अखंडता के खिलाफ हो। इसी प्रकार पाकिस्तान अपने किसी सीमावर्ती प्रांत का इस्तेमाल भारत में सीमा पार आतंकवाद के लिए नहीं करेगा। इसी प्रकार भारत अपने बिहार और उत्तर प्रदेश की जमीन का उपयोग नेपाल के खिलाफ नहीं करेगा। नेपाल अपने दक्षिण प्रांत का उपयोग भारत के बंगाल और उत्तर प्रदेश के खिलाफ नहीं करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इंद्र कुमार गुजराल ने कहा। दूसरा पॉइंट क्या कि दक्षिण एशिया का कोई भी देश अपने किसी प्रांत का इस्तेमाल दूसरे देश के किसी प्रांत के खिलाफ नहीं करेगा। मतलब क्या हुआ, वह देश अपने उस प्रांत में किसी ऐसी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देगा जो अपने पड़ोसी देश के खिलाफ हो। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। तो दूसरा था प्रांत। और तीसरा बिंदु जो है आंतरिक मामले। आंतरिक मामले का मतलब क्या हुआ कि दक्षिण एशिया का कोई भी देश अपने पड़ोस में स्थित किसी दूसरे देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे भारत श्रीलंका के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, श्रीलंका भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, बांग्लादेश भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, पाकिस्तान भारत के किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, और भारत पाकिस्तान के बलूचिस्तान मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। नेपाल में मधेसी आंदोलन चल रहा है, भारत उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। अर्थात गुजराल सिद्धांत का जो तीसरा बिंदु है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि दक्षिण एशिया में स्थित देश आपस में एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए आप द्विपक्षीय विवाद, बाइलेटरल इश्यूज। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए भारत एवं पाकिस्तान के मध्य किसी प्रकार का द्विपक्षीय विवाद है, भारत और श्रीलंका के बीच में किसी प्रकार का द्विपक्षीय विवाद है, भारत और नेपाल के बीच में किसी प्रकार का द्विपक्षीय विवाद है। तो यहां पर क्या कहा गया, यहां पर कहा गया कि दक्षिण एशियाई देश में कोई भी दो देशों के मध्य यदि किसी प्रकार का द्विपक्षीय विवाद है तो उसका समाधान द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से ही निकाला जाएगा। मतलब उसमें दक्षिण एशिया का कोई तीसरा देश नहीं आएगा वहां पर। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात। चौथा जो है, चौथे के बाद पांचवा जो है राष्ट्रीय पहचान। राष्ट्रीय पहचान मतलब क्या है कि दक्षिण एशियाई देश एक दूसरे की राष्ट्रीय पहचान और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। जैसे भूटान छोटा सा देश है, उसकी अपनी संस्कृति है, अपनी पहचान है, भारत उस पहचान का सपोर्ट करेगा, उसका सम्मान करेगा। बांग्लादेश एक छोटा सा देश है, उसकी अपनी पहचान है, भारत बांग्लादेश का सम्मान करेगा, उसकी राष्ट्रीय पहचान का सम्मान करेगा। मालदीव छोटा सा देश है, भारत उसकी पहचान का समर्थन भी करेगा और सम्मान भी करेगा। यह सिद्धांत कौन सा कहता है, गुजराल सिद्धांत। एक बार वापस बोल रहा हूं, आपसे पूछे गुजराल सिद्धांत क्या है। यह भारतीय विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा प्रस्तुत किया गया ब्रैकेट में 1996। इस सिद्धांत के अनुसार नंबर 1, दक्षिण एशियाई देश आपस में परस्पर विश्वास के साथ आदान प्रदान करेंगे। इसमें भारत पहले अपनी तरफ से कोई मांग जाहिर नहीं करेगा, नंबर 1। नंबर 2, दक्षिण एशिया के देश अपने किसी प्रांत का इस्तेमाल अपने किसी पड़ोसी देश के प्रांत या उस देश के खिलाफ नहीं करेंगे। अर्थात ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देंगे जिससे पड़ोसी राष्ट्र को नुकसान हो। तीसरा, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चौथा, द्विपक्षीय विवादों का समाधान द्विपक्षीय वार्ताओं के द्वारा करेंगे। और पांचवा, एक दूसरे की राष्ट्रीय पहचान और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। यह सिद्धांत किसने दिया, गुजराल सिद्धांत। तो बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत था जो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया। उसके बाद हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपके पास में आएगा वो आपके पास बिंदु होगा। तो गुजराल सिद्धांत
और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है कृष्णा डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन को ही हिंदी में सिद्धांत कहते हैं। तो यहां पर आपसे पूछिए कि कृष्णा डॉक्ट्रिन क्या है, कृष्णा डॉक्ट्रिन क्या है, तब उत्तर क्या होगा। कृष्णा डॉक्ट्रिन क्या है, कृष्णा डॉक्ट्रिन क्या है। सबसे पहले तो नाम से लग रहा है कि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया है। तो ध्यान रखना, ये किसने प्रस्तुत किया है, तो ये प्रस्तुत की है एस.एम. कृष्णा के द्वारा। एस.एम. कृष्णा कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एस.एम. कृष्णा जो है भारत के जब पूर्व विदेश मंत्री भी हैं, पूर्व विदेश मंत्री। और कब थे ये, तो ध्यान रखना ये बेसिकली यूपीए 2 मतलब मनमोहन सिंह सरकार का जो दूसरा कार्यकाल था, उस कार्यकाल में एस.एम. कृष्णा भारत के विदेश मंत्री थे। और एस.एम. कृष्णा ने वर्ष 2006 में भारतीय विदेश नीति को मजबूत करने के लिए जो सिद्धांत प्रस्तुत किया उसे कृष्णा डॉक्ट्रिन कहा जाता है, उसे कृष्णा डॉक्ट्रिन कहा जाता है। और कृष्णा डॉक्ट्रिन क्या है, तो भारतीय विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो पूर्व विदेश मंत्री या तत्कालीन विदेश मंत्री, उस समय के तत्कालीन विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा द्वारा 2006 में प्रस्तुत किया गया था। आप लोग ध्यान रखना कि जो कृष्णा डॉक्ट्रिन है, उस कृष्णा डॉक्ट्रिन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर जिनको स्पेशली फोकस करने की बात उन्होंने कही, वो क्या है, एनआरआई। एनआरआई को हम कहते हैं प्रवासी भारतीय। प्रवासी भारतीय जो है उन्हें एनआरआई कहा जाता है। और इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बात कही, इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा कृष्णा डॉक्ट्रिन ने कि हमारे प्रवासी भारतीयों पर विशेष ध्यान देने की कूटनीति, ताकि विदेशी धरती पर उनके हितों की रक्षा की जा सके। तो ध्यान रखना, भारत के पूर्व विदेश मंत्री या उस समय तो तत्कालीन विदेश मंत्री थे एस.एम. कृष्णा के द्वारा अपने विदेश मंत्री के कार्यकाल में जो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया उसे कृष्णा डॉक्ट्रिन कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार भारत अपनी विदेश नीति को इस प्रकार से आगे बढ़ाए कि वह अपने अप्रवासी भारतीयों की हितों की रक्षा कर सके, अप्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा कर सके, उन्हें भारतीय संस्कृति के साथ जोड़ सके। भारतीय विदेश नीति का दृष्टिकोण ऐसा हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अप्रवासी भारतीयों के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं और चुनौतियों के समाधान करने में भारत सरकार अहम भूमिका अदा करे। भारत के एनआरआई जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैर आधिकारिक राजदूत की भूमिका अदा कर रहे हैं, उसको प्रोत्साहित करें। यदि हमने एनआरआईज पर विशेष फोकस किया जो भारत से बाहर करोड़ों की संख्या में रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए गए हुए हैं, यदि हमने उनका पूरा ध्यान रखा तो भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने में निश्चित रूप से अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान के भंडार को भारत में ला सकते हैं। वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत लाने में अहम रोल अदा कर सकते हैं। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी है जिसके सीईओ जैसे गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के, ये भारतीय हैं। अगर हमने उनका ध्यान रखा तो निश्चित रूप से वो भारत की अर्थव्यवस्था को दिशा देने में अहम रोल अदा कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, चूंकि वो भारत से बाहर है और भारत के नागरिक हैं, उन्हीं को एनआरआई कहा जाता है। भारतीय नागरिक जो भारत से बाहर रोजगार या शिक्षा के दृष्टिकोण से गए हुए हैं, उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में निश्चित रूप से अहम भूमिका अदा की है। हम पढ़ेंगे अलग से कि वर्ष 2002 में सिंघवी समिति की सिफारिश पर
एनआरआई समिट का आयोजन हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने शुरू कर दिए थे। उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार ने और बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए एस.एन. कृष्णा ने भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में जो कृष्णा डॉक्ट्रिन प्रस्तुत की, उसका उद्देश्य विशेष रूप से विदेशी धरती पर एनआरआई के हितों की रक्षा करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना और उन्हें भारतीय संस्कृति के साथ जोड़ना, ताकि वो भारतीय संस्कृति को एक नई दिशा दे सके। तो ये आपका आएगा किसमें? कृष्णा डॉक्ट्रिन के अंदर। उसके बाद हम आगे बढ़े तो एक पॉइंट आपका आएगा कि पहले पड़ोस की नीति क्या है। आपके पास में क्वेश्चन आएगा, पहले पड़ोस की नीति क्या है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है जिसका हमें नॉलेज होना चाहिए। तो पहले मैं आपको बताऊं पहले पड़ोस की नीति। तो मैंने यहां पर लिखा पहले पड़ोस की, ये पहले पड़ोस नेबरहुड फर्स्ट, पहले पड़ोस, ये इन्वर्टेड कोमा में है, पहले पड़ोस की नीति नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है, पहले पड़ोस की नीति क्या है, ये आपसे पूछे तो सबसे पहले ये किसके समय प्रस्तुत की गई है, तो उत्तर होगा भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार और ब्रैकेट में, चूंकि ये मोदी सरकार के कार्यकाल में है इसलिए मैंने लिख दिया मोदी सरकार। भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा प्रस्तुत, भारत सरकार के द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण नीति, महत्वपूर्ण नीति जिसमें भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ, भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ, भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए, भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए, बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए अब उसमें भारत सरकार क्या क्या करे, तो आप इसमें ये 4 बिंदु ध्यान रखेंगे। 4 पॉइंट, मतलब पहले पड़ोस की नीति के 4 बिंदु क्या है। तो पहले पड़ोस की नीति के 4 बिंदु जो है, नंबर 1, इसमें मोदी सरकार ने कहा कि हमें अगर अपने पड़ोसी के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने हैं तो नंबर 1, उच्च स्तरीय विचार विमर्श को बढ़ावा दिया जाए, उच्च स्तरीय विचार विमर्श को बढ़ावा दिया जाए, हाई लेवल डायलॉग, उच्च स्तरीय विचार विमर्श। जैसे भारत का विदेश मंत्रालय भारत के पड़ोसी देशों के साथ लगातार बातचीत करे, क्योंकि अटल जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत बड़ी बात की थी, क्या कि भूगोल नहीं बदला जा सकता तो कम से कम इतिहास बदला जा सकता है। मतलब कई बार हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, लेकिन पड़ोसियों के साथ बहुत बेहतरीन संबंध स्थापित करके हम इतिहास बदल सकते हैं। इसलिए और इतिहास बदलने के लिए विचार विमर्श और उच्च स्तरीय वार्ताएं को लगातार बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसलिए मोदी सरकार ने अपने पहले पड़ोस की नीति के माध्यम से क्या कहा, उच्च स्तरीय हाई लेवल डायलॉग, उच्च स्तरीय विचार विमर्श को बढ़ावा दिया जाए। नंबर 1, नंबर दूसरा पॉइंट जो कहा, भारत की विकास साझेदारी का विस्तार करना, भारत की विकास साझेदारी का, भारत की विकास साझेदारी का विस्तार करना, भारत की विकास साझेदारी का विस्तार करना। मतलब क्या होगा कि जैसे भारत के पास कोई प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट के माध्यम से
हम अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उस डेवलपमेंट का पार्ट हम अपने पड़ोसी को भी बनाएं। जैसे भारत नेपाल के बीच में नए हाईवेज का निर्माण किया जाए, भारत बांग्लादेश के बीच में नए प्रोजेक्ट चलाए जाएं, भारत नेपाल के बीच में नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चलाए जाएं। मतलब अगर हमारी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हो रही हो तो हम उस विकास के प्रोजेक्ट को इतना विस्तार दें कि हमारे पड़ोसी देश का भी विकास हो सके। तो है भारत की विकास साझेदारी का विस्तार किया जाए। और तीसरा पॉइंट है संपर्कता सुविधाएं। तीसरा जो है वो है संपर्कता सुविधाएं। तीसरा जो है संपर्कता सुविधाएं एवं आधारभूत ढांचे को मजबूत करना। आधारभूत ढांचे को मजबूत करना मतलब भारत जो है कनेक्टिविटी फैसिलिटीज को बढ़ावा दे। भारत अपने पड़ोसी के साथ अपनी संपर्कता सुविधाओं को बढ़ावा दे और अपने पड़ोसी की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में अहम रोल अदा करे। तो यहां पर एक पॉइंट और तीसरे में संपर्कता सुविधाएं, कनेक्टिविटी फैसिलिटीज। जैसे भारत आज संचार का युग है और संचार के युग में अगर भारत जो है स्पेस के क्षेत्र में बहुत आगे है तो सार्क सैटेलाइट के माध्यम से वो अपने पड़ोसी देशों के साथ और उच्च संपर्कता को बढ़ावा दे सकता है। और चौथा पॉइंट जो होगा आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। चौथा पॉइंट है यदि बेहतर संबंध स्थापित करने हैं तो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न किए जाएं। तो यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर होगा, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न किया जाए। तो ये जो चार पॉइंट लिखे हैं ये बेसिकली किस में आएंगे, पहले पड़ोस की नीति में। पहले पड़ोस की नीति जो मैंने आपको बताई नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ये भारत सरकार की अर्थात मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत एक महत्वपूर्ण नीति है जिसमें भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए इस नीति को अपना रहा है। इसके तहत मुख्यतः 4 बिंदुओं को फोकस किया गया है। नंबर 1 उच्च स्तरीय विचार विमर्श को बढ़ावा दिया जाए, हाई लेवल डायलॉग। नंबर 2 भारत की विकास साझेदारी का विस्तार किया जाए। तीसरा संपर्कता सुविधाएं, कनेक्टिविटी फैसिलिटी एवं आधारभूत संरचना को भी बढ़ावा दिया जाए, आधारभूत संरचना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और चौथा एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न किया जाए। तो ये 4 बिंदु जो है वो आप कहेंगे पहले पड़ोस नीति। और चूंकि वर्तमान सरकार की नीति है इसलिए इसके पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो आपका नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, हम यहां तक कर चुके हैं कृष्णा डॉक्ट्रिन और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। अब हम देखें कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी क्या है। एक पॉइंट हम और देखें तो ये आपका है कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी क्या है। कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी क्या है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि सेंट्रल एशिया किसे कहते हैं, या मैं ऐसे कहूं कि मध्य एशिया किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना होगा कि मध्य एशिया किसे कहते हैं। कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी पढ़ने से पहले सेंट्रल एशिया किसे कहते हैं तो ध्यान रखना मध्य एशिया कहते हैं यूएसएसआर से विघटित 5 देश, सोवियत संघ से विघटित 5 देश जो एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती क्षेत्र में, मध्यवर्ती मतलब जो रशिया का एशियन पार्ट है उसके और चीन के पास में, उसे कहते हैं सेंट्रल एशिया। वापस कह रहा हूं, पहले हम ज्योग्राफी देखें कि मध्य एशिया कहते किसको है। तो मध्य एशिया कहते हैं यूएसएसआर से विघटित 5 देश और जो कि एशिया महाद्वीप के लगभग मध्य में है, एशिया महाद्वीप के लगभग मध्य में है। उन 5 देशों को हम कहते हैं सेंट्रल एशिया। और सेंट्रल एशिया में जो 5 देश आते हैं ये कौन कौन से हैं तो ये नाम होगा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान,
ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये जो 5 देश है, इन 5 देशों को सेंट्रल एशिया कहा जाता है। इसी को हम कहते हैं मध्य एशिया। ये पहले किस देश के पार्ट थे? तो हो गए यूएसएसआर, सोवियत संघ के पार्ट थे। अब आपसे पूछे कि सेंट्रल एशिया पॉलिसी क्या है? सेंट्रल एशिया, तो आप बताओगे मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने एवं ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने इनके संदर्भ में जो नीति अपनाई है उसे ही कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी कहते हैं। इसी पॉलिसी का नतीजा है कि भारत सरकार को काफी सफलता भी प्राप्त हुई है। नंबर 1, कजाकिस्तान के साथ सैन्य परमाणु समझौता, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, तुर्कमेनिस्तान के साथ तापी गैस पाइपलाइन, किर्गिस्तान के साथ भी प्राकृतिक गैस के लिए करार होना, ये जो है ये तो हुआ ऊर्जा सुरक्षा में। साथ ही साथ भारत को SCO संघाई सहयोग संगठन में सदस्यता मिलना भी कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये आप ध्यान रखो कि इसमें कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी क्या है, तब उसका आपका उत्तर ये वाला होगा। तो ये भी आपका पार्ट हो गया है, ये मुद्दा भी आपका हो गया है कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। उसके बाद में आपसे पूछे कि पैरा डिप्लोमेसी से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी लेटेस्ट ये चर्चा में आई है। पैरा डिप्लोमेसी से आप क्या समझते हैं? पैरा डिप्लोमेसी से आप क्या समझते हैं? या पूरा ही मैं इसको पैरा डिप्लोमेसी जो है, पैरा डिप्लोमेसी से आप क्या समझते हैं? तो बेसिकली ये भारत की नहीं, ये किसी भी देश की विदेश नीति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन अभी भारत सरकार में मोदी सरकार ने इस पैरा डिप्लोमेसी को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया है। इसका मतलब क्या होगा, पहले आप ये समझने का प्रयास कीजिए। जैसे सपोज कीजिए भारतीय प्रधानमंत्री, भारतीय PM जापान की यात्रा पे गए, भारतीय PM जापान की यात्रा पे गए, या मैंने कह दिया रूस की यात्रा पे गए, भारतीय PM रूस की यात्रा पे गए। अब जब गए तो वहां पर जाहिर सी बात है, वहां रूस के अंदर हेड जो है वो रूसी राष्ट्रपति है। तो रूसी राष्ट्रपति बहुत पावरफुल होता है, तो भारत के प्रधानमंत्री की रूस के राष्ट्रपति के साथ बातचीत चलेगी संबंधों को मजबूत करने के लिए। इसको हम क्या कहेंगे? ट्रैक 1 डिप्लोमेसी। ये हम पढ़ चुके हैं। रूसी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री का आपस में मिलकर दोनों देशों के संबंधों को बेहतर करने का प्रयास कहलाएगा ट्रैक 1 डिप्लोमेसी। लेकिन अगर संबंधों को एकदम धरातल पे उतारना है, उसका बेहतर तरीके से इंप्लीमेंटेशन करना है, तो हम ये देखें कि जैसे मान लीजिए भारतीय प्रधानमंत्री अपने साथ कर्नाटक के CM को भी ले गए, गुजरात के CM भी उनके साथ में गए, और वे अपने समकक्ष मान लीजिए रूस का साइबेरियन प्रांत है और उस साइबेरियन प्रांत के CM के साथ बातचीत चल रही है, या पूर्वी प्रांत के साथ, रूस के पूर्वी प्रांत के साथ CM के साथ, या यहां पर गवर्नर होता है, तो गवर्नर के साथ बातचीत चल रही है। अब ये बेहतर तरीके से कर सकते हैं कि साइबेरियन प्रोविंस कर्नाटक प्रोविंस की डेवलपमेंट में कैसे भाग ले सकता है। तो यहां पर ये जो बातचीत होगी, मतलब जब किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के साथ साथ
उस देश के राज्यों के मुखिया अर्थात सीएम या गवर्नर भी उस यात्रा में साथ जाकर अपने समकक्षी सीएम या गवर्नर के साथ बातचीत करे, तो इससे संबंधों के और बेहतर होने के साथ साथ उसका धरातल पर बेहतर इंप्लीमेंटेशन की संभावना होती है। तो इस डिप्लोमेसी को पैरा डिप्लोमेसी कहा जाता है। और वर्तमान भारत सरकार में मोदी सरकार ने इस पैरा डिप्लोमेसी को बल दिया है, ताकि भारत के प्रांत वाइज, प्रोविंशियल वाइज डेवलपमेंट का नया प्रारूप तैयार किया जा सके। मेरे दृष्टिकोण से ये बहुत बेहतर नीति है, ताकि वो आपस में बहुत बेहतर तरीके से बातचीत कर सकेंगे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना, पैरा डिप्लोमेसी। उसके बाद हम आगे बढ़े। उसके बाद हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा लुक वेस्ट पॉलिसी क्या है। आपसे ये पूछे भारत सरकार की लुक वेस्ट पॉलिसी क्या है, लुक वेस्ट पॉलिसी क्या है, ये आपसे पूछे कि लुक वेस्ट पॉलिसी क्या है। तो लुक वेस्ट पॉलिसी क्या होगा, तो पहले तो आप कह दोगे ये भारत सरकार द्वारा, अब ये भारत, इसके पूर्व में तो आ गया ये जो हम पढ़ चुके हैं दक्षिण पूर्वी एशिया, और भारत के पश्चिम में स्पेशली आप देखोगे तो सबसे पहले ये पाकिस्तान, फिर ईरान, फिर उसके बाद जो आप पार्ट देखोगे यहां से ये सब के सब खाड़ी देश आते हैं। तो स्पेशली जो हमने वेस्ट पॉलिसी का नाम दिया है, जो खाड़ी देश हैं, जो गल्फ कंट्रीज हैं, इसको आप ऐसे देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप के बाद ये भारत है। तो यहां पर ये जो गल्फ है, ये गल्फ है, तो भारत सरकार ने इस साइड, ये भारत का कौन सा साइड होगा, पश्चिमी साइड, भारत ने अपने पश्चिम में स्थित खाड़ी देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए जिस नीति को अपनाया है उसे लुक वेस्ट पॉलिसी कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, लुक वेस्ट पॉलिसी कहा जाता है। इसी पॉलिसी का नतीजा है कि इस नीति ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने, खाड़ी देशों से तेल की आपूर्ति, प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करने में इस नीति ने बड़ी भूमिका अदा की है। आपको पता होगा भारत सरकार के लगभग 80 लाख से ज्यादा एनआरआई गल्फ कंट्रीज में हैं, और वो भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री ने अपनी लुक वेस्ट पॉलिसी को बेहतर करने के लिए ही उन्होंने यूएई की यात्रा की। सऊदी अरब के सुल्तान भारत में आए, सलमान भारत में आए। इसी प्रकार से आप देख लो बहरीन के साथ भारत के संबंध, जो हमारे प्रधानमंत्री ने एक नई दस्तक वहां पर दी है। तो ये जो पॉलिसी का पार्ट होगा इसको हम कहेंगे लुक वेस्ट पॉलिसी। इस पॉलिसी ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने और प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। तो ये पॉइंट आपका आएगा किसमें, लुक वेस्ट पॉलिसी में। लुक वेस्ट पॉलिसी में ये पार्ट आएगा। उसके बाद हम फिर आगे बढ़े तो एक आपका आएगा सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी क्या है। आपसे पूछी कि सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी क्या है, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी क्या है। देखो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी ये भारत सरकार का दिया हुआ शब्द नहीं है, लेकिन भारत ने सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को अपनाया है। अब इस सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी क्या होती है तो उसको हम देखें कि पहली बात तो इसमें एक एक लाइन के देखें, क्या दूसरे देशों के साथ बेहतर संबंधों को स्थापित करने के लिए
स्थापित करने के लिए परंपरागत तरीकों के बजाय परंपरागत तरीकों के बजाय सामाजिक आर्थिक विकास पर मदद करने की रणनीति को हम कहते हैं सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। क्या मतलब होगा इसका? जैसे आप देखिए, अभी तक दुनिया के कोई भी दो देश हो, उन्होंने एक के साथ दूसरे देश के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए जो परंपरागत तरीका क्या है, आर्थिक मदद करना। जैसे भारत सरकार ने नेपाल को 50 करोड़ डॉलर दे दिए, अमेरिका ने भारत को 100 करोड़ डॉलर दे दिए। ये क्या होगी? आर्थिक मदद। और दूसरी इंपॉर्टेंट मदद है सैन्य मदद। तो एक तो हो जाएगा परंपरागत तरीका क्या है, आर्थिक मदद और सैन्य मदद। और आप लोग ध्यान रखना, आर्थिक और सैन्य मदद ने दो देशों के मध्य संबंध स्थापित करने में निश्चित रूप से भूमिका अदा की, लेकिन जैसे ही आर्थिक संबंध बिगड़े, उन दोनों देशों के भी संबंध भी बिगड़ गए। तो वापस रिपीट कर रहा हूं, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी क्या है? दूसरे देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए परंपरागत विदेश नीति के तरीकों के बजाय, अब परंपरागत विदेश नीति का तरीका क्या है? आर्थिक एवं सैन्य मदद के बजाय उस देश के सामाजिक आर्थिक विकास की मदद करने की रणनीति को सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी कहा जाता है। जैसे इसका एग्जांपल होगा, जैसे भारत नेपाल संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत को नेपाल के साथ सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नेपाली महोत्सव का आयोजन भारत में करें और साथ ही साथ भारत नेपाल की आर्थिक मदद करने के बजाय भारत नेपाल की आधारभूत संरचना को मजबूत करें, उसके आर्थिक विकास में भागीदार बने, तो निश्चित रूप से इसके नए आयाम देखने को मिलेंगे। जैसे एक दक्षिण एशिया में इसका बेस्ट एग्जांपल होगा भारत बांग्लादेश संबंध। भारत ने बांग्लादेश के विकास में निश्चित रूप से अपनी भूमिका अदा की है। भारत ने लगभग 2010 में 4000 करोड़ डॉलर का निवेश किया और नेपाल की आधारभूत संरचना जैसे सड़क, पेयजल, हॉस्पिटल, इसके निर्माण में भारत ने अहम भूमिका अदा की। साथ ही साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती को साथ साथ मनाया गया। आमार सोनार बांग्ला भारत और बांग्लादेश दोनों में गाया गया। ये इस प्रकार की जो रणनीति होती है, वो रणनीति निश्चित रूप से आर्थिक सैनिक के बजाय सामाजिक आर्थिक को वरीयता देकर संबंधों की एक नई धारा को पैदा करने की रणनीति को ही हम कहते हैं सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। और वर्तमान में किस डिप्लोमेसी पे अधिक बल दिया जा रहा है? सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। यहां तक कि भारत जिन देशों के साथ अपने नवीनतम संबंध स्थापित करने जा रहा है, उन देशों के साथ भी भारत इस पे बल दे रहा है। जैसे भारत फ्रांस के संबंध जो है, उसमें फ्रांस में नमस्ते इंडिया कार्यक्रम चलाया जा रहा है और फ्रांस भारत में बेजोर इंडिया नाम से कार्यक्रम चला रहा है। ये सब इसके पार्ट हैं। तो ये आप यहां पर ध्यान में रखना कि ये सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। और दोस्तों, मेरी आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक शेयर करें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स को अनअकैडमी प्लेटफॉर्म देख रहा है कि या सर की कौन सी क्लासेस को और चलाएं ताकि लड़कों को अधिकतम लाभ पहुंचाया जा सके। तो आप अपने भले के लिए, आपका यूपीएससी या किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो आप यहां पर कमेंट करके एप्रिसिएशन जरूर करें, आप उसे लाइक करें। आप मूक दर्शक बनकर न रहें,
कुछ भी लिखें, कुछ भी कमेंट करें, शेयर जरूर करें ताकि अनअकैडमी भी आपके उन कमेंट्स के माध्यम से एप्रिशिएट हो सके। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट जो आपके पास में है वो है इंडो पैसिफिक डिप्लोमेसी। ध्यान रखना, ये पार्ट मैं आपको अलग से कराऊंगा। इंडो पैसिफिक डिप्लोमेसी जो है वो 1 घंटे की है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी को हम अलग से पढ़ेंगे और 2+2 वार्ता को हम अलग से पढ़ेंगे। एक पॉइंट और है, नॉन अलाइनमेंट 2.0 क्या है। ये बाकी तो ब्लू इकोनॉमी की चर्चा हम पहले थोड़ी सी कर चुके हैं और आगे और करेंगे। जब हम द्वीपीय और प्रायद्वीपीय देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए जिस रणनीति को अपनाते हैं उसे हम कहते हैं ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी। और 2+2 वार्ता मैंने एक बार पहले इसकी चर्चा की है, मैं अलग से भी करूंगा। जब दो देशों के दो मंत्रालय आपस में बातचीत के माध्यम से आर्थिक एवं सैन्य संबंधों को मजबूत करें, जैसे भारत अमेरिका के बीच में, भारत जापान के बीच में, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में, वो हम अलग से करेंगे 2+2 को। अभी सिर्फ एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, नॉन अलाइनमेंट 2.0 क्या है। गुटनिरपेक्ष 2.0 क्या है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे कि गुटनिरपेक्ष 2.0 क्या है, तब फिर आपका उत्तर क्या होगा, नॉन अलाइनमेंट 2.0 क्या है। तो ध्यान रखना, भारतीय विदेश नीति के थिंक टैंक ने 28 फरवरी 2012 को भारतीय विदेश नीति के थिंक टैंक मतलब भारतीय विदेश नीति का निर्माण करने वाले थिंक टैंक ने भारतीय विदेश नीति को मजबूत करने के लिए 28 फरवरी 2012 को एक रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट का शीर्षक था नॉन अलाइनमेंट 2.0 ए फॉरेन एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फॉर इंडिया इन 21st सेंचुरी। इंडिया इन 21st सेंचुरी, ये उस रिपोर्ट का शीर्षक था। अब इसमें आपको देखना यह है कि गुटनिरपेक्षता 2.0 क्या है। तो इसमें आपको पहला पॉइंट देना है, ये भारतीय विदेश नीति का ही हिस्सा है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है, जिसके तहत 3 पॉइंट्स को स्पेशली ध्यान रखा जाएगा। 1, 2 और 3, ये 3 बिंदुओं को इसमें ध्यान में रखा जाएगा। गुटनिरपेक्षता 2.0 में इन 3 बिंदुओं को स्पेशली फोकस किया जाएगा। नंबर वन, पहला पॉइंट क्या कहा इन्होंने कि भारतीय विदेश नीति 21वीं शताब्दी की चुनौतियों के अनुरूप होनी चाहिए। मतलब ये हुआ कि जब 1947 में भारत आजाद हुआ, उस समय हमारी फॉरेन पॉलिसी के सामने चैलेंजेस अलग थे, जैसे साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, गुटनिरपेक्षता, 2 गुट, वैसी स्थितियां आज नहीं है, लेकिन चैलेंज आज भी कम नहीं है। तो इन्होंने ये कहा कि भारतीय विदेश नीति 21वीं शताब्दी की चुनौतियों के अनुरूप होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी, भारत की विदेश नीति 21वीं शताब्दी की चुनौतियों के अनुरूप होनी चाहिए। दूसरा, इन्होंने कहा कि भारतीय विदेश नीति में उच्च मानक, हाई स्टैंडर्ड्स, उच्च मानकों का प्रयोग किया जाए। उच्च मानक, हाई स्टैंडर्ड्स, उच्च मानवीय मूल्यों, हाई ह्यूमन वैल्यूज और सार्वभौमिक वैश्विक मूल्यों की स्थापना की जानी चाहिए। सार्वभौमिक कहते हैं यूनिवर्सल, वैश्विक मतलब ग्लोबल, वैश्विक मूल्यों की स्थापना की जानी चाहिए। तो ये दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि भारतीय विदेश नीति उच्च मानकों, उच्च मानवीय मूल्यों एवं सार्वभौमिक वैश्विक मूल्यों के अनुरूप एवं उस पर आधारित होनी चाहिए। तो ये भी दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, आपको पता है
कि जब गुटनिरपेक्षता अपनाई गई थी, तब गुटनिरपेक्षता के समय हमने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में हम इसलिए शामिल हुए कि उस समय दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी और टू पोल्स थे। एक यूएसए के नेतृत्व में पूंजीवादी गुट और दूसरा यूएसएसआर के नेतृत्व में साम्यवादी गुट। इस प्रकार की सिचुएशन फिर एक बार क्रिएट हो रही है और वो है अमेरिका वर्सेस चाइना। तो इस स्थिति में भारत को अपनी विदेश नीति इस प्रकार अपनानी चाहिए कि वो अमेरिका और चीन दोनों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करके तटस्थता की नीति अपना सके। यहाँ तटस्थता का मतलब सेपरेशन नहीं है, बल्कि दोनों के साथ संबंध स्थापित करें, दोनों के साथ संतुलित संबंध स्थापित करने का प्रयास करें। तो ये आपका आएगा गुटनिरपेक्ष 2.0 क्या है। तो ये हम समझने का प्रयास हमने आज इतना दोस्तों किया। कुछ इसमें कुछ रह गया है, उसको हम किसी न किसी टॉपिक के माध्यम से कवर कर लेंगे। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।